बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर हमारा खास शो शख्सियत। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिनकी पहचान जितनी लंबी है उतनी ही लंबी इनकी उपलब्धियां भी हैं। जी हां, आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो है सीनियर अपर जिला जज रह चुके हैं, साथ ही डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के चेयरमैन पद पर भी कार्यरत थे और वर्तमान में ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजनारायण सिंह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कीर्ति जी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजनारायण, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद कीर्ति जी। यदि आप मेरे जीवन के बारे में जानना चाहती हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा नाम डॉक्टर राजनारायण सिंह है और डॉक्टर उपाधि इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैंने लॉ में डॉक्टरेट किया है और मैं एक छोटे से गांव का, उन्नाव जनपद के छोटे से गांव वाजिदपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ जब मैंने पढ़ाई की स्टार्ट की अपनी, तो बरगद के नीचे से पढ़ाई स्टार्ट की और वह धीरे धीरे करके हमने यहाँ तक पढ़ाई में उपलब्धि भी हासिल की। और उसके साथ साथ मैंने इंडियन नेवी में सर्विस करी और इंडियन नेवी में 15 साल सर्विस करने के बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद मैंने PCS का एग्ज़ाम दिया, मैंने ट्रेजरी अफसर हुआ मैं, और 5 साल तक मैं ट्रेजरी अफसर रहने के बाद फिर उससे रिज़ाइन करके मैंने PCSJ ज्वाइन किया, एग्ज़ाम देकर PCSJ का जो एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद फिर जब मैंने 2014 में उससे भी रिज़ाइन कर दिया, मेरी सर्विस काफ़ी बाकी थी, तब मैंने उसके बाद में समाज सेवा के लिए मैंने छोड़ा था, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो कंज्यूमर फोरम्स बने हुए हैं उसमें मैं कानपुर का कंज्यूमर फोरम का लगभग 4.5 साल तक मैं उसका चेयरमैन रहा हूं। तो सर, आपने जैसे बताया कि बरगद के पेड़ से इन्होंने किस तरह से पढ़ाई शुरू करी और आज किन ऊंचाइयों पे हैं। आगे बढ़ते हैं और कृषि बिल की तरफ बढ़ते हैं जो आज कल का गर्म मुद्दा है। तो मैं जिस तरह से किसान इन दिनों लामबंद दिखाई दे रहा है कृषि बिल को लेकर, इस पर आपकी क्या कुछ राय सामने आ रही है? देखिए, मैं अपने साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि वर्तमान में मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। हमारी पार्टी का जो स्टैंड है उसको भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो किसानों का ये मुद्दा चल रहा है इसमें हमारी पार्टी किसानों के साथ है और जो किसान बिल बनाया गया है, मेरा व्यक्तिगत मानना भी है, ये किसानों के हित में नहीं है और किसानों के लिए और खेती के संबंध में ये प्रयोग जाने कितने वर्षों से होते चले आ रहे हैं। पहले राजे रजवाड़े थे तब ये किसान और ये खेती इसका एक अलग विषय था, उसमें सारी संपत्ति राजा की ही होती थी, ज़मींदार और तालुकेदार होते थे, वो राजस्व वसूली करते थे। और उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यूपी ज़मींदारी उन्मूलन एक्ट भी बनाया गया जो चौधरी चरण सिंह ने इसको प्रस्तावित किया था और उसमें तमाम सुधार किए गए। तमाम लोग जो काबिज़ थे जिस ज़मीन में उसको उनका हकदार बनाया गया और किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी गई उस एक्ट के तहत। और उसके बाद अब जो उस एक्ट के बनने के बाद अब सबसे बड़ा जो प्रहार किया गया है वो किसानों पर, ये पहली बार प्रहार ऐसा हुआ है देश आज़ाद होने के बाद कि उनको उनकी ही ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है और उनको एक गरीब बनाया जा रहा है, गरीब के रूप हो जाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, जो कुछ तो हैं जो किसान हैं और कुछ हैं ऐसे जो किसान कामगार हैं, यानी खेती में काम करते हैं। तो वो सारे लोग एक तरह से मजदूर हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। मंडियों की एक अलग समस्या है, किसानों के उसका जो खरीद मूल्य है उस खरीद मूल्य में भी सरकार धोखाधड़ी कर रही है। तो इस तरह से हम बताना चाहेंगे कि किसानों के प्रति ये जो बनाया गया है किसान बिल, ये काला कानून है और इसको निरस्त करने का ही एक अंतिम विषय बनता है। कोई संशोधन वगैरह इसमें काम नहीं देगा। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार का ये जो कानून है ये काला कानून है, लेकिन जिस तरह की आपने बात बीच में कही कि ये 2-3 लोगों से होकर किसानों तक उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उन तक पहुंचता है, तो जो बिचौलिए हैं वो इतने टाइम से जो किसानों का हक मार रहे थे, बीजेपी तो इस एक्ट को लाकर, इस बिल को लाकर सीधे तौर पर वो बिचौलियों को खत्म करना चाहती है, वो डायरेक्ट किसानों तक उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहती है। तो इसमें आपको कहाँ तक लग रहा है किस हद तक ये गलत है? ऐसा है कि हमारे देश में छोटे छोटे फ्रैगमेंट वाले किसान हैं, बहुत बड़े फ्रैगमेंट वाले किसान नहीं हैं। किसी के पास 4 बीघे है खेती, किसी के पास 10 बीघे, किसी के पास अधिकतम 20 बीघे है। तो यह कंसेप्ट हमारे यहाँ, इससे बहुत सारे लोगों को व्यवसाय मिलता है, बहुत सारे लोगों की जीविकाएं चलती हैं
और जब ये कारपोरेट जगत को दे दिया जाएगा, जो वर्तमान किसान बिल में प्राविधान दिया गया है, तो कारपोरेट जगत के लोग आकर के 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ आज ही अभी ढूंढना चालू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो पता करते हैं कि भाई 100 एकड़ की ज़मीन कहाँ मिल जाएगी जिसको हम एक साथ ले लें, तो पता करना अभी से चालू कर दिया है जो कारपोरेट वाले, जो पैसे वाले हैं। तो ऐसे लोग आकर के खेती को कराएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें ले आएंगे, तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे ही तमाम युवा बेरोजगार घूम रहा है, और जब ये एक्ट का पूरा लागू हो जाएगा तो तमाम लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। आप देखिएगा कोई ऐसा कोई प्राविधान नहीं बनाया गया है जिससे कि वो कारपोरेट जगत के लोग आकर के इसको ना ले सकें, ना कब्जा कर सकें। ऐसा कुछ उसमें प्राविधान नहीं है। प्राविधान ये है जिससे वो गरीब होंगे, कमज़ोर होंगे और उनकी खेती उनके हाथ से चली जाएगी, धनवान लोगों के पास आ जाएगी। मेरा ये मानना है कि ये जो बिल बनाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं इस तरह के बिल, वह विदेशी देशों की नकल करके लाए जा रहे हैं। जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूएस है, यूएस में आप देखिए कोई 100 एकड़ का ज़मींदार है, किसान है, कोई 200 एकड़ का किसान है, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। वहाँ आबादी कम है, लैंड ज़्यादा है। अपने यहाँ लैंड कम है, आबादी ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे देश में वो नकल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि शायद वहाँ की नकल हो रही है या वहाँ के इंटरनेशनल। लेकिन 2011 में इस प्रस्ताव को लेकर आई थी कांग्रेस और वो चाहती थी कि इस बिल को पारित किया जाए। तब जो विपक्षी पार्टियां थी, तमाम जो भी दल थे, वो उनके अगेंस्ट में खड़े थे। आज जब बीजेपी इस बिल को लेकर आई है तो तमाम कांग्रेस भी उनके समर्थन में, और जो जितने भी दल हैं वो एक साथ एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ है, जिस तरह से कह रहे हैं कि काला कानून है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कांग्रेस एक टाइम पर इसी बिल के समर्थन में थी, तो क्या ये जो कृषि बिल है, क्या वाकई में किसानों के हित में ये बिल है? किसानों के हित के लिए आज लड़ाई लड़ी जा रही है, या ये सिर्फ एक राजनीति ही बनकर रह गई ये बिल? कीर्ति जी, राजनीतिज्ञ लोग राजनीति तो करते हैं, हर विषय में राजनीति करते हैं। अब यहाँ पर विषय यह आता है कि क्या जब कांग्रेस बिल प्रस्तावित कर रही थी तो हूबहू ऐसा ही था? ऐसा नहीं था, मेरा मानना ऐसा नहीं था। उसमें ऐसे कुछ प्राविधान थे जो उस समय के लिए लागूएबल नहीं थे, उस समय लागू नहीं करना चाहिए था, और आज भी वही परिस्थितियां हैं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो कांग्रेस चाह रही थी और आज कांग्रेस विरोध कर रही, तो और अन्य विपक्षी दल भी तो हैं उनके साथ जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि यह बिल खत्म होना चाहिए। नहीं तो ये अन्य विपक्षी दल ये राजनीति के चलते इकट्ठा तो नहीं हुए एकजुट होकर के बीजेपी की जो छवि है उसको खराब कर दिया जाए? इस बिल को लेकर एक मौका मिला है तो एक साथ एकजुट होकर हम इस बिल के विरोध में जा सकते हैं। बीजेपी, हम एक पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन अब चूंकि प्रदेश में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है और बिल इनके द्वारा लाया गया है, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यह सरकार अपने सत्ता में रहने के उद्देश्य के लिए इतना घटिया स्तर पे उतर आई है कि हर स्टेज पर भेदभाव है, किसानों के साथ भेदभाव है। और तो और हमको आज एक सज्जन से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसमें भी भेदभाव चल रहे हैं। जैसे वो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर कमीशंस बने हुए हैं, तो उनमें किसी का तो साल भर में ही उनके लोकल जनपद के आसपास ट्रांसफ़र कर दिया गया, और किसी का वो 300 किलोमीटर अपने जनपद से, अपने मूल आवास से पड़े हुए हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सरकार भेदभाव तमाम स्टेजेस पे कर रही, किसानों के साथ कर रही, जवानों के साथ कर रही। लेकिन इनका जो वो मीडिया चैनल है, जो सोशल मीडिया है, उतना तेज़ है और इतना ख़राब है। ये वही लोग हैं जिन्होंने गणेश जी को दूध पिला दिया, और यहाँ ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, और वो फॉरेन तक बात पहुँच गई। तो क्या आप इससे एग्री करेंगी कि हाँ गणेश जी दूध पीते हैं? आज भी आप एग्री नहीं करेंगे, हम भी एग्री नहीं करेंगे। सोशल मीडिया में ये फैलाया जाता है कि एक मुसलमान जब 4 शादियाँ करता है तो वो 4 बीबियाँ उसकी जो है वो पेंशन पाती हैं। एक बीवी मरती है 60 साल की उम्र में, दूसरी बीवी फिर वो जब मर जाती, जैसे उससे पूछा मतलब ये इस तरह से उन्होंने फैलाया कि एक मुसलमान 4 शादी करता है, जब मुसलमान मर जाता है और पेंशनर होता है तो उसके चारों बीवियों को पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो लिखने वाला लिख रहा है, जो सोशल मीडिया वाला है, कि जब पेंशनर मर गया तो चारों बीवियों को जितनी पेंशन आती थी उसको इक्वली डिवाइड कर दिया गया। फिर पहली मर गई तो उसको 33% तीनों में बांट दिया गया। फिर दूसरी मर गई तो फिर 50% दे दिया गया, और जब तीसरी मर गई तो चौथी अपना, वो कम उम्र की थी और आगे लेती रही। इस तरह से एक मुसलमान की बीबी
उसके मरने के भी 50 साल तक 60 साल तक वो पेंशन प्राप्त करती रही। लेकिन ये झूठ है, ये उनका जो है सोशल मीडिया का झूठ फैलाया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट एक बीवी से ज़्यादा दूसरी बीवी रख ही नहीं सकता लीगली, एक शादी से दूसरी शादी लीगली कर ही नहीं सकती। तो इसी तरह वो इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं कि किसी भी तरह सत्ता में बने रहें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी एक तरह का जुमला ही पेश कर रही है कृषि बिल के नाम पर? यस, मेरा पार्टी का भी यही मानना है कि वो किसानों के हित में बिल नहीं है। लेकिन जिस तरह का ये मंडी की व्यवस्था खत्म करने का और प्राइवेट कंपनीज लाने का जो इनका विचार है कि एक तरह से जो डायरेक्ट जो पैसा है वो सब ऑनलाइन करके डायरेक्ट खातों में जाए, जिससे कि सारी चीजों की जो व्यवस्था है वो एक सीधी लाइन में चले, तो आपको क्या लगता है, आप पूर्व जज भी रह चुके हैं, इन सब कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर के भी आप में रह चुके हैं, कार्यरत वहां पे रह चुके हैं, तो इस सब को लेकर आपको क्या लगता है कि प्राइवेट करना चीजें किस हद तक गलत है कि ऑनलाइन करना? जैसे हमारे शहर में डिजिटल कैश हो गया है, अब कैशलेस इंडिया चलने लग गई है, कई चीजें नई आ गई हैं, तो जो नया भारत बनाने का जो सपना है बीजेपी जो बोलती रहती है कि एक देश एक कृषि करके जो वो बोलती है, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये जो बिल किस हद तक उनके जो सोच के परे है या ये काला कानून है? ऐसा है, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, सत्ता में रहने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इनके अब तक तमाम बातें जुमला ही साबित हुई हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा था कि हम आकर के जो काला धन है वो हम विदेश से यहाँ लाएंगे इंडिया में, और ला करके 5-5 लाख हर परिवार को दिया जाएगा। आज तक एक पैसा काला धन वापस आया नहीं, एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा। जो एम्प्लॉयमेंट देने के क्या तरीके हैं, इंडस्ट्रीज़ और खोली जाएं, या जो किसानों के हित में ऐसे कुछ किया जाए जिससे कि लोगों को और काम मिले। लेकिन जब कारपोरेट जगत के लोग आएंगे तो काम कहाँ होगा? जो आज मजदूर काम कर रहा है वो उसको बेकार हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। बड़ी बड़ी मशीनरी आएंगे, मशीन्स आएंगी, तो मशीन से किसानों को भी तो लाभ होगा। जिस तरह की वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे जो काम कर रहे हैं, क्या पता हो सकता है उनके लिए नई टेक्नोलॉजी बढ़े, उनका जो काम है, जो उत्पाद है उनका, और जो सॉइल है उनकी, वो और ज्यादा धान बोए, उनको और फायदा हो सकता है। ये केवल काल्पनिक है, इमेजिनरी है। ये कैसे आपको प्रमाणित थोड़ी कर सकते हैं क्या ऐसा ही होगा? ये तो आपकी कल्पना है। ऐसा ही होगा कि तर्ज पर काम नहीं करा जाता है। अगर आप वो चीज फ्यूचर के लिए लेके चल रहा है, देखिए, हम दूसरे देशों की नकल नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो मैन पावर है वो ज़्यादा है, उस मैन पावर का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? यदि वो बेकार हो जाएगा तो क्राइम बढ़ जाएगा। आज देखिए, जो लड़के हैं MBA पास हैं, BTech पास हैं और अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लड़के हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा तो क्राइम पे उतर आए हैं। कहीं लड़कियों की चैन छीनी जा रही है, तो कहीं दूसरे प्रकार का क्राइम हो रहा है। आप देखिए कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, अगर आप रेट निकाल लें कि कितना रेप पहले हुए हैं पहली गवर्नमेंट के दौरान, और जब अब कितना रेप केसेज हुए हैं, तो अब सबसे ज़्यादा होंगे। चाहे जितना आप कानून बना लें, निर्भया कांड हो गया, उसके बाद ये हुआ कि सख्त कानून बना दिया जाए और दोबारा ऐसा काम नहीं होगा। सख्त कानून भी बनाया गया, धारा 376 IPC में परिवर्तन भी किया गया, संशोधन भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उस प्रकार का क्राइम कम नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, काले कानून बनाए जा रहे हैं, काले कानूनों को समाप्त करना चाहिए, वापस होना चाहिए, और उनको किसानों के हित में कार्य करना चाहिए। किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और देखिएगा ये सरकार किसानों के कारण ही गिर जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, जो 26 नवंबर से लगातार आज 14वां दिन हो गया है, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, कल भारत बंद भी था, उसका भी असर कुछ मिला जुला ही दिखा, इतना ज़्यादा असर भी नहीं देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है कि जो इस समय जो किसान है वो वाकई में क्या धरने पर बैठ कर जो अपनी जितना उन्होंने धान बोया होगा, और इस समय कटाई का टाइम होता है, इस टाइम पे वो ये सब करने जो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो त्रुटियां वो बता रहे हैं कि बिल में, और वो मानने से इनकार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मंगलवार को आवश्यक संशोधन बिल 1 ऑलरेडी पारित हो चुका है। इसके बाद जो 2 बिल पड़े हुए हैं उनको भी पारित करने की बात की जा रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि हम अपने बिल को वापस नहीं लेंगे और हम इसको जरूर पारित करेंगे। तो इसमें आपका क्या लगता है? जो बीजेपी सरकार है वो अपने दंभ में जी रही है। उनको उनका यह सोच है कि जब तक योगी और मोदी और अमित शाह हैं तब तक वो जो चाहेंगे वो करेंगे और उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी सत्ता बनी रहेगी। लेकिन रावण का भी एक दिन अहंकार चूर हुआ है, तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए। निश्चित रूप से किसान और जवान हमारे देश की ताकत है। किसान और जवान को अब ये हिट करने लगे हैं। जवानों की आप समस्या देखिए
कितने अनएम्प्लॉयड जवान हैं घूम रहे हैं। पहले ही मैंने आपको बताया किसानों की ये समस्या आ गई है। इससे भी बड़ी समस्या और है एक, जो वहाँ गांव में एक किसानों के खेत में 100-100 200 करके जानवर चले जाते हैं, अन्ना जानवर, और वो पूरी खेती को रात भर में चढ़ जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह की समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उनका समाधान सरकार ने किया नहीं। और तीसरी समस्या ये पैदा कर दी। तो जब हमारे देश का तो योगी कहती ना हमने गौशालाएं बनवाई हैं, कहीं नहीं, मैं तो गांव का रहने वाला हूं। आप मेरे से पूछिए, आप चलकर देखिए, और ये गोभक्त बने हुए हैं, आप देखिए जो गायें हैं और गोवंश हैं, किसानों ने अपने बचाव के लिए, खेती के बचाव के लिए कटीले तार लगा रखे हैं अपने खेतों के चारों तरफ। तो जानवर तो अपना पेट भरने के लिए वो जंप करने का प्रयास करता है। जब जंप करने का प्रयास करता है उसके पैर छिल जाते हैं, कट जाते हैं, तो वो घाव हो जाते हैं, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, पड़े हुए सड़ रहे हैं तमाम जानवर। तो ये इनका कहना गलत है कि अब वहाँ ऐसी समस्याएं नहीं रह गई। मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मैं रोज़ अपने क्षेत्र में जाता हूँ, भगवंत नगर, उन्नाव, तो मैं देखता हूँ किसान परेशान है, इस कारण से जवान परेशान है। गड्ढा मुक्त सड़क देने का वायदा किया था। आज अगर आप उन्नाव से लेकर रायबरेली तक जाएं तो हमारे ख्याल से ये जो 1 घंटे की जर्नी होनी चाहिए, ये आप 3 घंटे 3.5 घंटे में करेंगी, क्योंकि वहाँ सड़क है ही नहीं, केवल गड्ढे गड्ढे हैं। गड्ढे तो हर सरकार में ही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे फिर एक बार पूछना चाहूँगी कि आप जो कृषि बिल को लगातार जो काला कानून कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने तय किया है कि जो एमएसपी है वो एक ही रहेगी, किसानों को उनका हक मिलेगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा इस बिल के आने से। तो आपको क्या लगता है कि वाकई जो ऑनलाइन चीजें हो जाएंगी तो ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे जो एक देश एक कृषि की जो नीति बनने जा रही है उससे कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप इस समय राजनीतिक तौर पर इसको किस तरह से देखते हैं, और एज एन आप जज भी रह चुके हैं, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट के में कार्यरत भी रह चुके हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन दोनों को अलग करके? अगर आप देखेंगे तो आप किस तरह से इसको बताना चाहेंगे? कीर्ति जी, हर चीज़ में एक नहीं हो सकता है, यूनिफिकेशन हर चीज़ में नहीं हो सकता है कि एक देश एक किसान की पॉलिसी, एक कास्ट पूरे देश में हो जाए, एक धर्म पूरे देश में हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रकृति में ही तमाम ऐसे डाइवर्सिफिकेशन हैं, ऐसे हैं परिवर्तन जिनमें एक रूपता नहीं हो सकती है। नहीं, लेकिन एक देश एक सोच तो हो ही सकती है, उसमें भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच अलग होती है। और इसीलिए हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स का प्राविधान भारतीय संविधान में रखा गया है, और इसीलिए आर्टिकल 19 बनाया गया है, स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति का अधिकार उसमें बनाया गया है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच होती है, और अपनी सोच के अनुसार वो अपनी बात रखता है समाज में, अपने परिवार में, देश में। तो इसलिए एक सोच भी नहीं हो सकती है कि एक ही सोच पूरे देश में सबकी हो जाए। इनके लिए ये बिल एक काला कानून है, लेकिन बीजेपी के लिए ये क्लीन चिट है कृषि कानून को लाना, और उनका साफ तौर पर कहना है वो कहीं पे भी संशोधन नहीं करेंगे इस बिल में। और जिस तरह से बिल बना हुआ है, एमएसपी को भी वो वापस नहीं लेने के लिए तैयार है। वहीं लगातार 14वें दिन भी किसानों का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रसपा की। अब हम आपकी पार्टी पे आते हैं, प्रसपा की बात करते हैं। यूपी में जिस तरह से अखिलेश यादव जो इस बार उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि वो बड़े दलों के साथ ना जाके इस बार वो जो प्रसपा के साथ और छोटे दल की जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, और उन्होंने प्रसपा को प्रस्ताव भी दिया कि वो उनके लिए जसवंत नगर की जो सीट है वो भी त्यागने को तैयार हो गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से शिवपाल का रुख सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो अखिलेश के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि शिवपाल क्या इस बार अपना एक अलग वर्चस्व बनाने के लिए जो दौड़ लगा रहे हैं उसमें है, इसलिए वो अखिलेश के साथ नहीं गठबंधन करना चाहते हैं, या क्या? हमारी पार्टी के नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का प्रारंभ से ही यह विचार था, ये सोच था कि जो भी पार्टी आवे वो उससे गठबंधन करेंगे, और समाजवादी पार्टी से वो कभी उन्होंने अपना अलगाव नहीं किया, और उनके दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं कि जब भी वो चाहें तो इनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से जब कोई पॉजिटिव रिप्लाई आए तभी ऐसा संभव हो सकता है। अब ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना है कि वो आगे समाजवादी पार्टी के साथ क्या करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव का बहुत बड़ा दिल है,
और प्रदेश भतीजा इस बार तो खुद चाचा के पास चल के गए थे ना कि हमें आपके साथ लड़ना है, हमें इस बार आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में हमें आपके साथ गठबंधन करना है। उस पर जो उनका रुख आया कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं। नहीं, कौन गया था? अखिलेश यादव तो नहीं अखिलेश यादव का ये प्रस्ताव रखा गया था ना कि वो जसवंत नगर सीट तक उन्हें देने को तैयार हो गए थे शिवपाल को, लेकिन उन्होंने अब जरा सोचिए, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कितने कद्दावर नेता हैं, और उनसे कोई कहे कि आपको हम एक सीट देंगे, आपको हम ये बनाएंगे, और फिर वो जो उनका भतीजा है जिसको उन्होंने खुद उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वह व्यक्ति उनको केवल दान में एक सीट की बात करे, तो मेरा विचार है व्यक्तिगत कि स्वीकार नहीं करना चाहिए उनको। तो मतलब बिल्कुल ये वर्चस्व की लड़ाई है। अब ये बात राष्ट्रीय नेतृत्व की है कि वो आगे क्या प्लान बनाते हैं, या वो अपने अस्तित्व की बात इसमें मानते हैं, लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये उनका सोच है। मैंने तो सोच रखा है कि हमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में रहना है, और हमारे अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, उनके हम पार्टी की जो पॉलिसी है उसको हम सिरोधार्य करते हैं, उसको ही लेकर आगे चलेंगे। तो बिल्कुल शिवपाल यानी कि प्रसपा की पार्टी जो है वो वर्चस्व की लड़ाई इस बार भी लड़ेंगे। खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव में क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ जो पूरा सोच है, किन तरीकों से आगे बढ़ना है, और 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें किस तरह से इस बार प्रसपा उतरने वाली है? हमारी पार्टी 2022 में पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब 2022 के चुनाव का आगाज प्रारंभ कर दिया है, बिगुल बजा दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है, एक तो हम आपको बताएंगे कि 21 दिसंबर 2020 को एक रैली होने वाली है हमारी पार्टी की, वो रैली सहारनपुर जनपद में होगी, और इसी माह के 24 तारीख से एक रथ हमारा पार्टी का निकलेगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के उस रथ में पूरा पार्टी का संदेश लेकर के मेरठ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे, हर ज़िले में जाएंगे, बलिया तक जाएंगे, कोई भी ज़िला बाकी नहीं रहेगा। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारी पार्टी अब एकदम सड़क पे आने वाली है, जनसंपर्क करने वाली है, जनता तक जाने वाली है, और पूरी शिद्दत के साथ 2022 की लड़ाई होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुद्दे कौन से लेकर प्रसपा आगे बढ़ने वाली है? अब बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैंने अपने वक्तव्य में आपको बताया है कि एक तो देखिए किसान परेशान है, जवान परेशान है, जवान को काम नहीं है, जवान को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और किसानों की कोई सुनी नहीं जा रही है, और देखिए कोई विकास नहीं हो रहा है, नाम विकास का दिया गया लेकिन विकास नहीं हो रहा है, भेदभाव पैदा किए जा रहे हैं। तो इसलिए जी हमारी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी, पूरे जोश के साथ लड़ेगी, और भगवान ने चाहा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजनारायण जी हमारे साथ आने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि प्रसपा इस बार किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाली है, और किस तरह से प्रसपा के लिए आज भी बीजेपी का ये कानून जो है कृषि बिल वो काला कानून ही है, वो कहीं से भी इस बिल को सही नहीं मानते। 2022 के लिए प्रसपा की तैयारी पूरी है, वर्चस्व की लड़ाई होने वाली है, भतीजा और चाचा के बीच किस तरह की नोकझोंक होने वाली है ये भी देखना अहम होगा, और 2022 का चुनाव कितना अहम होगा ये भी हम आपको अपडेट इसके लिए सारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।